गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ, एजुकेशन पॉलिसी 2020, भारतीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आज मैं थोड़ा चर्चा करूँगा। ठीक है, देखेंगे इसमें क्या क्या कुछ परिवर्तन है, कुछ बेसिक्स की बातें जान पाएंगे यहाँ पे हम। पूरा बात तो बताना अभी इस वीडियो में संभव नहीं है, फिर भी मैं कुछ पॉइंट को फोकस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बिना देर का शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षा नीति जो है, इस बार का शिक्षा नीति से पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले शिक्षा नीति 1968 में पहला एजुकेशन का जो था पॉलिसी आया था। उसके बाद 1986 में आया एजुकेशन पॉलिसी, उसी में कुछ संशोधन हुआ था 1992 में, 1992 में। ठीक है ना। उसके बाद देखो, एजुकेशन पॉलिसी नहीं आया था, लेकिन 2000 और 2005 में 2000 एंड 2005 में एनसीईआरटी ने मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल का सिलेबस को चेंज किया था। और एक और 2009 में राष्ट्रीय मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून आया था, है ना। ये भी बिना एजुकेशन पॉलिसी का ही आया था। और 2017 में यूजीसी ने इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमेस नियम लाया था। ये सब बिना एजुकेशन पॉलिसी का ही चल रहा था। आज 2020 में जो है 34 साल के बाद नया एजुकेशन पॉलिसी मोदी गवर्नमेंट लेकर के आई है। देखिए, ये जो नया जो सिस्टम, जो पहले वाला सिस्टम था 10+2 सिस्टम, वो बिल्कुल बदल दिया गया है। यहाँ पे अब जो सिस्टम है वो 5+3+3+4 सिस्टम है। मतलब देखो, 5 साल का जो पहला 5 साल का है उसको फाउंडेशन एजुकेशन करके नाम दिया गया है। और ये जो 3 साल का है इसको प्रिपरेटरी एजुकेशन, और ये इसके बाद फिर से 3 ईयर का जो है मिडिल स्कूल है, और 4 ईयर का सेकेंडरी स्कूल के लिए रखा गया है, सेकेंडरी का एजुकेशन, है ना। उसके बाद फिर कॉलेज की पढ़ाई है। इसी के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, पहले जो था नर्सरी था, अभी भी नर्सरी है, अभी भी नर्सरी है। यहाँ भी कॉपी पेस्ट मारा गया है, नया कुछ नहीं। हाँ, पहले 3 ईयर था, अब 4 ईयर में एडमिशन होगा बच्चे का। और देखो, उसके बाद है एलकेजी के जगह जूनियर केजी आ गया है, सीनियर केजी आ गया है। 6 साल में बच्चा सीनियर केजी में, स्टैंडर्ड 1 में 7 साल और स्टैंडर्ड 2 में 8 साल। ये एज है ना, ये एज लिखा हुआ है। नर्सरी में बच्चा है तो 4 ईयर होना चाहिए उसका, जूनियर केजी में जाए तो 5 ईयर, और यहाँ पे 6 ईयर में आपका सीनियर केजी में जाएगा, स्टैंडर्ड 1 में 7 में, और स्टैंडर्ड 2 में 8 साल में बच्चा जाएगा। 8 साल के बाद ये बच्चा आपका प्रिपरेटरी सेशन में चला जाएगा, प्रिपरेटरी एजुकेशन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो उसमें देखिए, स्टैंडर्ड 3 से लेकर के 5 तक रखा गया है। 3 का एज को 9 रखा गया है, 9 ईयर, और 4 स्टैंडर्ड के लिए 10 ईयर, और स्टैंडर्ड 5 के लिए 11th ईयर रखा गया है। ये वाला प्रिपरेटरी है। हाँ, और यहाँ बताया गया है कि फाउंडेशन एजुकेशन जो है, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी बच्चा पढ़ सकता है, अपने क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ सकता है, जो कि ज़रूरत नहीं था, हो सकता है। हाँ, क्योंकि आगे जा कर के स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता है। हाँ, उसके बाद देखो क्या है, मिडिल स्कूल 3 साल का, मिडिल स्कूल भी 3 साल का रखा गया है। उसमें देखो 6 साल स्टैंडर्ड 6 का जो बच्चा है वो 12 साल का होना चाहिए। स्टैंडर्ड 7 और स्टैंडर्ड 8, ये 7th का 13 ईयर का होना चाहिए, और स्टैंडर्ड 8 में 14 साल बच्चे का हो जाना चाहिए, है ना। यहाँ पे ये मिडिल स्कूल 6 to 8 समाप्त हो जाएगा। देखो, मिडिल स्कूल में एक नया चेंज है कि अगर बच्चा में कुछ टैलेंट है तो वो कुछ नया कर सकता है। मतलब यहाँ से वो कुछ कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकता है, जैसे कि वो 6 क्लास से कोडिंग का पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में कोडिंग का बड़ा डिमांड है, इसलिए यहाँ पे कोडिंग पढ़ सकता है, यहाँ से बच्चा पढ़ सकता है अगर उसमें टैलेंट है तो। उसके बाद देखो, सीनियर जो है ना, सीनियर एजुकेशन जो है, सीनियर सेकेंडरी के लिए जो 4 साल रखा गया है, उसमें देखो कुछ चेंज है। पहला तो कि बोर्ड के एग्ज़ाम को वैलिड का एकदम ख़त्म कर दिया गया है। 10th बोर्ड का कोई मतलब नहीं रह गया। हाँ, स्टैंडर्ड 9th में बच्चा 15 साल का होना चाहिए। स्टैंडर्ड 10th को एसएससी नाम दिया गया है ना, सीनियर सेकेंडरी क्लास, 16 साल होना चाहिए उस समय। उसके बाद देखो 11th क्लास, जो 10+1 और 10+2 सिस्टम था, उसको यहाँ पे चेंज करके नाम दिया FYJC, और 12th को दिया SYJC। FYJC का मतलब हो गया फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज और सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज। SY 12th का मतलब हो जाएगा सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज, है ना। यहीं पे बोर्ड होगा, 10th का बोर्ड का कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, एक और चीज़ नया है यहाँ पे, एक नया क्या बात है ना, कि जैसे पहले स्ट्रीम था कि साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है कि कॉमर्स लेना है ना, उसमें मार्क्स के आधार पे या बच्चा के इंटरेस्ट के आधार पे। यहाँ पे बड़ा अच्छा काम किया गया है, स्ट्रीम ख़त्म कर दिया गया है। स्ट्रीम मतलब बच्चा जो मर्जी वो सब्जेक्ट पढ़ सकता है। अगर वो चाहे तो फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, फिजिक्स के साथ पॉलिटी भी पढ़ सकता है, मैथ्स के साथ कोई पेयर बना सकता है। पेयर का कोई मतलब नहीं है, बच्चा चाहे तो आर्ट्स और साइंस एक साथ पढ़ सकता है, कॉमर्स और आर्ट्स एक साथ पढ़ सकता है। यहाँ स्ट्रीम ख़त्म पूरा कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बढ़िया सराहनीय कदम
है ना, क्योंकि कई बार बच्चे एक सब्जेक्ट में अच्छे होते थे, दूसरे में नहीं होते थे, जिनके कारण उनको दिक्कत होता था। तो यहाँ अगर किसी एक बच्चा का एक भी सब्जेक्ट अच्छा है तो यहाँ पे वो अच्छा खासा कर जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट भी अगर ठीक होता है तो वो आराम से बहुत कुछ कर सकता है। देखो उसके बाद जो है ना, कॉलेज की पढ़ाई के लिए 3 या 4 साल की डिग्री को रखा गया है। पहले 3 साल 4 साल पहले भी था, जैसे कि अगर सिंपल कोई डिग्री लेता था तो 3 साल लगता था बीए बीएससी के लिए, लेकिन वही इंजीनियरिंग करता था तो, या फिर बी फार्मा करता था, या बहुत से कोर्सेज थे एग्रीकल्चर जो 4 साल के होते थे, कुछ तो 5 साल के भी होते थे। तो यहाँ पे 3 या 4 साल रखा गया है। हाँ, एक और चीज़ नया है यहाँ पे कि अगर वहाँ बीच में कोई पढ़ाई छोड़ता था तो कुछ नहीं मिलता था, खाली हाँ ड्रॉप आउट कहलाते थे। लेकिन यहाँ पे देखो सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर 1 साल भी पढ़ा तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ा तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल पढ़ा तो डिग्री मिलेगा, और 4 साल पढ़ा तो डिग्री के साथ एक रिसर्च का भी उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब 4 साल में अगर आप ग्रेजुएट होते हो तो एमए की पढ़ाई जहाँ 2 साल की होती थी, मास्टर की जो पढ़ाई 2 साल की होती थी, आप 1 साल में ही कर पाओगे। हाँ, और एजुकेशन के क्षेत्र में कहा गया है कि बीएड जो है 4 साल का करेंगे अगर वो +2 के बाद पढ़ते हैं। मतलब यहाँ एसवाईजेसी के बाद करते हैं तो 4 साल, नहीं तो उसमें भी है, उसमें भी मैं बना दूंगा पूरा एक अलग से वीडियो, पूरा डिटेल, ठीक है ना। तो ये रही बात। एक यहाँ और एक नया चीज़ है कि अगर बच्चा में अगर कुछ, जैसे मान लो कि कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको लग रहा है कि बीच में मेरे को कोई और कोर्स कर लेना चाहिए और कुछ पढ़ाई करना चाहिए, तो एक लिमिट पीरियड के लिए क्या हो सकता है, ब्रेक लेकर के वो नया कोर्स के लिए इनरोल्ड होकर के उसको पढ़ाई कर सकता है। वो ख़त्म करके बाद में यहाँ पे दोबारा से आके अपना डिग्री को कंटिन्यू कर सकता है। ये बहुत अच्छा है ना। तो देखो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन रहा एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। पूरा डिटेल में मैं बाय पार्ट करके बहुत सारे वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में बता देता हूँ कि एजुकेशन क्या है। देखो एजुकेशन एक कह सकते हो टूल्स है, या एक ऐसा व्यवस्था है या एक तरीका है जिसके माध्यम से, जो कि वर्ल्ड का या कह लो विश्व का सबसे बड़ा रिसोर्स है मानव इंसान, उसके अंदर इन्फानाइट पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को या संभावनाएं को, अपरिमित संभावनाओं को बाहर लाने के लिए फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न किया जाता है शिक्षा के माध्यम से। जैसे आज जो भी आप हैं वो एजुकेशन के बदौलत ही हैं। एक्चुअली आपके अंदर इन्फानाइट संभावनाएं थी, आपने जैसा एजुकेशन प्राप्त किया, जैसा आपको सिखाया गया, आप वैसे ही हो गए। तो बस एजुकेशन भी वही चीज़ है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि मेंटल, इमोशनल, लॉजिकल, क्रिएटिविटी वगैरह सारा चीज़ इंसान का डेवलपमेंट किया जाता है। हाँ, थोड़ा सा मैं बात करता हूँ शिक्षक के बारे में। शिक्षक क्या करता है, तो शिक्षण का जो कार्य है, ऐसा नहीं कि शिक्षक एक पेन लिया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, दैट इज़ नॉट शिक्षक। शिक्षक का मतलब हो गया कि ओवरऑल टोटल जो मानव का जो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है उसको तराशता है और उसके टोटल पोटेंशियल को बाहर निकालने की एक ज़बरदस्त सराहनीय कोशिश करता है ना। और हमारा भावी पीढ़ी को तैयार करता है शिक्षक, है ना। शिक्षक अभी एक वाइड क्षेत्र है, मैं अभी उस पर नहीं जाऊँगा। अभी मेरा मुद्दा है एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ देखो एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका प्रिंसिपल सिद्धांत के बारे में भी कुछ हम बात कर लेते हैं। देखो कोई भी नीति आता है उसका कुछ ना कुछ एक सिद्धांत होता है, तो इसका भी सिद्धांत है, शिक्षा न केवल संख्या ज्ञान, उच्च स्तर का तर्क लॉजिक या समस्या समाधान जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं का ही केवल नहीं विकास कराता है, बल्कि इसमें नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी डेवलपमेंट होता है, या यूँ कहो कि ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। हर एक प्रकार का, हर एक फील्ड में इंसान को या मानव को क्या सफल बनाया जाता है, या हर एक फील्ड में कुशल बनाया जाता है ना। तो इसी सिद्धांत पे उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाया है। इसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है कि समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, 2030 तक कि समान सबको शिक्षा देंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। और एक और है कि सभी के लिए समावेशी एवं जीवन पर्यंत शिक्षाओं का अवसर को बढ़ाना, सभी को समावेशी एवं जीवन पर्यंत शिक्षाओं के अवसरों को बढ़ाना। जीवन पर्यंत मतलब क्या, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कुछ बच्चा सीखता है तो वो तो सीखे, ठीक है, लेकिन एक ऐसा अवसर उनको मिलता रहे कि जब तक जान है तब तक वो सीखते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, ऐसा कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन लाने का या अवसर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो आखिर ये इतना दिन के बाद एजुकेशन पॉलिसी आया, बहुत बढ़िया, लेकिन ये आया क्यों, क्या ज़रूरत थी ऐसे एजुकेशन पॉलिसी की? पहले तो था, देखो शिक्षा का जो मोल होता है कुछ समय के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है।
कोई भी नॉलेज जो है एक पर्टिकुलर के समय में उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन आने वाले समय में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। जैसे किसी ज़माने में हम लोग क्या सीखे थे, कुआं से रस्सी से पानी खींच करके लाते थे घर में, आज उसका उतना बड़ा रोल नहीं। आज हम लोग पंप से पानी भर रहे हैं। इन दशे में हम लोग पत्थर को रगड़ के आग जलाना सीखे थे, आज उसका यूज नहीं है। अगर आज हम पत्थर से जलाएंगे तो बहुत पिछड़े रह जाएंगे, है ना। सबके घर में खाना बनेगा, हम जलाते ही रह जाएंगे, है ना। तो इस तरह से देखो बहुत सारा बातें हैं जिसके कारण एजुकेशन पॉलिसी को लाना था। पुराना वाला एजुकेशन पॉलिसी 34 साल में बहुत पुराना हो गया था। लोग 25-25 साल पढ़ाई करके भी बेरोजगार रह जाते थे या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं कर पाते थे जीवन में। तो एजुकेशन पॉलिसी को तो आना था, है ना। तो देखो कई कारण गिनाया गया है, जिसमें मैं कुछ कारणों को गिना रहा हूँ। पहला है कि देखो ज्ञान के परिवेश में, ज्ञान के क्षेत्र में आज पूरा विश्व तेज गति से परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में खूब डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खूब डेवलपमेंट होगा, मतलब मशीन अपना खुद डिसीजन लेगी, बड़े बड़े मशीन काम करेगी। तो वहाँ पे जैसे पहले तो वर्कर काम करते थे, वर्कर का मतलब जिनके पास अकुशल श्रमिक बोलते हैं उनको, जो ज़्यादा कुछ ट्रेंड नहीं है उनको अकुशल श्रमिक बोलते हैं। वो फैक्ट्री में काम करते थे, लेबर लोग काम करते थे। अब उनके जगह पे मशीन काम करेगी कुछ आने वाले समय में। तो क्या होगा, उनको रख रखाव के लिए या उनका मेंटेनेंस के लिए क्या होगा, हमको स्किल्ड लोगों की जरूरत होगी। और वो स्किल्ड साइंस में होने चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, मैथ में होने चाहिए। तो एक नया एजुकेशन पॉलिसी का तो एकदम ज़रूरत है ना। क्योंकि इस क्षेत्र में स्किल्ड लोगों के लिए हमारे पास अभी कोई व्यवस्था ही नहीं है, पढ़ाने का कोई नया टेक्निक नहीं है। तो इसलिए एक नया सिलेबस का जरूरत है, ठीक है। अब देखो अभी जैसे कि महामारी आ गया, रोग प्रबंधन, टीका का विकास, जैसे अभी देखो कोरोना वायरस आ गया, हमारे साइंटिस्ट हाथ खड़ा कर दिए, हाँ कि भाई हमसे अभी टीका नहीं बनेगा, कुछ दौरा इंतजार करो। तो हमको एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए था जिसमें इस सब के लिए तैयारी हो कि अगर कुछ महामारी आ जाए या कुछ, तो उनको फटाफट उनके लिए टीका डेवलप्ड हो जाए या उनके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए, है ना। और देखो और भी है, जैसे कि आज के क्षेत्र में देख रहे हो कि आप आज के परिवेश में आप देख रहे हो कि जलवायु परिवर्तन तेज गति से हो रहा है, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया, प्रदूषण ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये घटता प्राकृतिक संसाधन, आज के तारीख में जो पहले प्राकृतिक संसाधन थे, रिसोर्स थे, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो क्या हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा? नहीं, हमको एक नया संभावना तलाश करना है। इस प्रकृति में इन्फिनाइट पोटेंशियल है और इन्फिनाइट पोटेंशियल को हम लोग को खोजना है। तो उसके लिए नया एजुकेशन सिस्टम ही आएगा, तब उसी के माध्यम से तो हम लोग खोजेंगे ना। तो देखो एक नया विकल्प, एक नया, जैसे कि मान लो अभी हम लोग खेती करते थे, बहुत किसान लोग अब खेती करना बंद कर रहे हैं। धीरे धीरे एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब कोई खेती नहीं करेगा, तो वहाँ पे एक नया विकल्प की ज़रूरत है। या फिर ऐसे ही कई एक क्षेत्र में है, जैसे सीमित क्षेत्र में ही खेती करके बहुत ज़्यादा कैसे उत्पादन कर लें, तो उस तरह के लिए हमको स्किल्ड लोगों को ज़रूरत है। जैसे वो केमिस्ट्री में स्किल्ड हो, फिजिक्स में हो या एसएसटी में हो, तो इन कामगारों की ज़रूरत होने वाली है। तो इसलिए भी एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अभी क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। कुछ दिनों में हम लोग विश्व के 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएंगे। तो वहाँ पे हमारे को मानविकी और कला में भी बहुत ही स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होगी। और ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो वहाँ पे स्किल्ड लोगों को तैयार करने में सक्षम नहीं है। तो एक नया एजुकेशन सिस्टम लाने के लिए बहुत ही ज़रूरत था, जो कि लाया गया है। अब ये कितना वर्क करता है वो देखेंगे हम आने वाले दिनों में, ठीक है ना। देखो इस एजुकेशन सिस्टम में और भी कुछ बात जोड़ा गया है। मैं कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे 2022 के बाद पैरा टीचर नहीं रहेंगे, ये उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि 2022 तक बोला गया है कि सारे स्टेट गवर्नमेंट के उनको परमानेंट करिए। चाहे उनके लिए जो ट्रेंड है या जो टेट पास है उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट कर दीजिए, या फिर जो नहीं पास है उनके लिए एक एग्ज़ाम होगा, पास करिए, आप पूरा गवर्नमेंट हो जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या होगा कि टीचर का जो पढ़ाई का जो व्यवस्था है उसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया है, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के पेशे में जो लोग आएंगे वो बहुत बेहतरीन लोगों का सिलेक्शन किया जा सके, है ना। तो ये रही छोटी सी बात एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अभी मैं क्या होगा उसको डिटेल पढ़ के मैं उनका बाई पार्ट करके छोटे छोटे बहुत सारे क्लिप बना दूंगा वीडियो, जिसमें पार्ट में हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल नॉलेज होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा क्लिप आपको अच्छा लगा होगा एजुकेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। गुड बाय। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अगर कुछ सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं, है ना। ठीक है, गुड बाय।